सोचिए, आज से कोई 4000 साल पहले की बात है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस मिट्टी की झोपड़ियों में रह रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बाकायदा प्लान करके शहर बना रही थी। ऐसे शहर जहां घरों में प्राइवेट बाथरूम थे और सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, जब हम सिंधु घाटी के शहरों की प्लानिंग को देखते हैं ना, तो ये सवाल एकदम सही लगने लगता है। उनकी जो योजना और इंजीनियरिंग थी, वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अच्छा, अब जरा इस सीधी सीधी तुलना को देखिए। ये वाकई कमाल की है। एक तरफ है 2500 BCE की सिंधु घाटी, जहां ढकी हुई नालियां थीं, प्राइवेट बाथरूम थे, और दूसरी तरफ उससे लगभग 4000 साल बाद का यूरोप, जहां खुली नालियां और साफ सफाई का कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी बड़ी थी, कहाँ तक फैली हुई थी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड दुनिया थी। 10 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता सिर्फ एक शहर या कस्बा नहीं थी, ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक विशाल दुनिया थी। अंदाजा लगाइए, ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनी थी। और सबसे बड़ी बात, ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। ये वाकई हैरान करने वाला है। और इसके जो बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सिर्फ अलग अलग शहर नहीं थे, ये सब एक जैसे शहरी प्लान के जबरदस्त उदाहरण हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही मास्टर आर्किटेक्ट ने इन सभी शहरों का नक्शा बना रहा हो, भले ही वो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। ये बात एक अविश्वसनीय लेवल की सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करती है। तो अब आते हैं उस नींव पर जिस पर ये शहर खड़े थे, यानी उनकी अर्बन प्लानिंग। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह इनके शहरों का लेआउट एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बना था। सोच कर देखिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी जाने वाली गली नहीं, कुछ नहीं, बल्कि एकदम सीधी सपाट सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। ऐसा लगता था मानो किसी गणितज्ञ ने पूरा शहर डिजाइन किया हो, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर थी। मतलब हर सड़क एक परफेक्ट एंगल पर दूसरी को काट रही थी। आज के जमाने में न्यूयॉर्क और चंडीगढ़ जैसे शहर इसी पैटर्न पर अपनी प्लानिंग का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग ये काम उनसे 4000 साल पहले ही कर चुके थे। कमाल है ना? और अब ये नंबर देखिए, 1:2:4। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा सीक्रेट और सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक रेशियो नहीं था, ये उनकी पूरी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बुनियाद था। तो ये 1:4 का रेशियो इतना ब्रिलियंट क्यों था? देखिए, ये सिर्फ ईंटें नहीं थीं, ये इंजीनियरिंग का एक छोटा मोटा चमत्कार था। इस रेशियो का मतलब ये था कि ईंटों को आप चाहे जैसे भी रखें, वो एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाती थी। इससे जो मजबूत इंग्लिश बॉन्ड बनता था, उसने न सिर्फ कंस्ट्रक्शन को बहुत तेज कर दिया, बल्कि इमारतों को जबरदस्त मजबूती भी दी। इसे दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल लेवल की कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी कहा जा सकता है। सोचिए, उस जमाने में मास प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो शहरों की प्लानिंग तो देख ली, अब जरा उन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो रोज की जिंदगी को आसान बनाते थे। और इसमें सबसे खास है उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, उनका सैनिटेशन सिस्टम, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि हजारों साल बाद के यूरोप के शहर भी इतने एडवांस नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन शहरों की सबसे बड़ी पहचान थी दुनिया की पहली और सबसे एडवांस्ड शहरी ड्रेनेज सिस्टम। मतलब ये इतना जबरदस्त था कि इसके सामने बाद की कई सभ्यताएं भी फीकी पड़ जाती हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? जरा इस सफर को समझिए। घर के बाथरूम से गंदा पानी निकलता था और सीधा सड़क के नीचे बनी ढकी हुई नाली में चला जाता था, और इन नालियों को साफ करने के लिए बाकायदा मैनहोल जैसी चीजें भी थीं। ये एक पूरा वेल डेवलप्ड सैनिटेशन सिस्टम था। ज्यादातर घरों में प्राइवेट बाथरूम मिले हैं। सोचिए, प्राइवेट बाथरूम जिनमें चिकने फर्श और पानी निकलने का पूरा इंतजाम था। और तो और कुछ घरों में तो पानी के लिए अपने पर्सनल कुएं तक थे। मतलब 4500 साल पहले लोग हाइजीन और कंफर्ट को लेकर कितने मॉडर्न और जागरूक थे।
तो ये तो हुई घरों के अंदर की बात। अब जरा घर से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक लाइफ, गवर्नेंस और यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रेड तक कैसे फैला हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ अच्छे घरों वाले शहर नहीं थे, ये एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। जैसे मोहनजोदाड़ो का ब्रेट बाथ, ये सिर्फ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं था। माना जाता है कि ये किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक फंक्शन का सेंटर था। इसके अलावा बड़े बड़े अनाज के गोदाम, असेंबली हॉल, ये सारी चीजें साफ साफ इशारा करती हैं कि इस शहर को चलाने के लिए कोई ना कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल अथॉरिटी या सरकार जरूर थी। और बात सिर्फ शहर चलाने तक सीमित नहीं थी। लोथल का जो बंदरगाह मिला है वो इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी एक ग्लोबल ट्रेड हब थी। यहाँ से मेसोपोटामिया तक, आज के इराक तक मोहरों, मोतियों, कीमती पत्थरों और यहाँ तक कि कपास का भी व्यापार होता था। तो कुल मिलाकर देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी हर चीज का एक मानक तय करना इनकी सभ्यता की नस नस में था। कंस्ट्रक्शन में ईंटों का एक ही रेशियो, व्यापार के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सील्स या मोहरें। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां हर चीज एक तय साइंटिफिक तरीके से चलती थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? ये इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तो चलिए अब इसके खत्म होने से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी थ्योरीज पर नजर डालते हैं। इसके बारे में मेनली 3 थ्योरीज हैं। पहली, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि सरस्वती नदी सूख गई हो, जो इनकी लाइफलाइन थी। दूसरी थ्योरी है नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि बार बार आने वाली भयानक बाढ़। और तीसरी थ्योरी है स्लो माइग्रेशन, मतलब लोग धीरे धीरे दूसरे इलाकों में जाकर बस गए। शायद ये सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ सदियों में धीरे धीरे बिखर गई। तो सिंधु घाटी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। वो ये कि मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता। असल में मॉडर्न होने का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और भविष्य के बारे में सोचने वाली नजर। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल सिटीज यानी टिकाऊ शहरों की बात कर रही है, और हमारे पूर्वज ये काम आज से 4000 साल पहले ही कर चुके थे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो ब्लूप्रिंट वो हमें देकर गए, क्या हम उससे सही सबक सीख रहे हैं?